वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। Chapter 55 Knocking on the Door of Hell। अब तक बेला की बात सुनकर आदित्य ने अचानक पूछा, कहीं ये लोग मरमिट तो नहीं है ना मॉम? अब आगे। आदित्य की बात सुनकर बेला भी सोच में पड़ गई। उसे भी इसी बात पर संदेह था, मगर यदि साम्राज्य वाले सच में मरमेड होते तो फिर वो मरमेड क्यों नहीं थी? उसके अंदर भी तो साम्राज्य ब्लड लाइन थी। अचानक बेला के दिमाग में एक और ख्याल आया, अगर साम्राज्य वाले सच में मरमेड हुए तो क्या उसके साथ साथ आदित्य और रेयांश भी मरमेड बन जाएंगे? इस एक ख्याल ने बेला का दिमाग खराब कर दिया। ना ही वो खुद मछली बनना चाहती थी और ना ही अपने बेटों को मछली बनते हुए देखना चाहती थी। बेला ने तुरंत अपने दिमाग में आया आलातू फालतू ख्याल को झटक दिया। सोच सिर्फ उसकी परेशानी और गलत फहमी बढ़ाने वाली थी। बेला ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है आदि, पर्ल्स आइलैंड वाले भी तो आम लोगों से थोड़े अलग हैं। उनके पास भी मैजिकल मेडिसिन्स है, मगर फिर भी वो लोग इंसान में ही गिने जाते हैं। हालांकि अगल एनवायरनमेंट और अगल हैबिटेट्स की वजह से आम लोगों में और उनमें थोड़ा डिफरेंस है, जो कि नेचुरल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग मछली वगैरह हो। बेला की बात सुनकर आदित्य ने कहा, आप सही कह रही हो, ऐसा ही होगा, पर यह आइलैंड है बहुत सुंदर मॉम, आई मस्ट से पर्ल्स आइलैंड से भी ज्यादा सुंदर है यह आइलैंड। हाँ, ये तो है। आदित्य की बात सुनकर बेला ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। जब साम्राज्य समुद्र से बाहर आए, तब का नजारा तो ऐसा था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। साम्राज्य को प्राकृतिक सौंदर्य की परिभाषा कहना गलत नहीं होगा। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से तो साम्राज्य रसिया के बराबर था। आइलैंड के ईस्ट में हर वक्त झरने के ऊपर इंद्रधनुष नजर आती थी। जितना साम्राज्य सुंदर था, उतना ही रहस्यमय भी था। वहां की चीजों को समझ पाना मुश्किल था। साइंस शब्द का तो मानो साम्राज्य में गला ही घोट दिया गया था। बेला ने एक तरफ इशारा करके कहा, आदि उधर देखो, रेनबो। बेला की बात सुनते ही आदित्य ने उस दिशा में देखा, जहां फुल सर्कुलर रेनबो दिखाई पड़ रही थी। आदित्य ने हैरान लहजे में कहा, फुल रेनबो? ठंड में फुल रेनबो कैसे बन गया? वो भी बगैर किसी एनवायरमेंटल चेंज के? इट्स इम्पॉसिबल। यहाँ पे तो ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस भी नहीं है जिसकी वजह से रेनबो दिखे, फिर यहाँ फुल सर्कुलर रेनबो कैसे बन गया? आदित्य की हैरानी देख बेला ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स मैजिक आदि, इट्स मैजिक। साइंस या लॉजिक यहाँ काम नहीं करती है। जैसे पर्ल्स आइलैंड की मेडिसिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, वैसे ही यहाँ का नेचर भी है। इसीलिए तो यह आइलैंड सिर्फ पर्ल्स आइलैंड से ही नहीं बल्कि फिलहाल दुनिया की सबसे खूबसूरत आइलैंड है। बेला की बात सुनकर आदित्य ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई। इस वक्त उनका चॉपर आइलैंड के ठीक ऊपर उड़ रहा था, इसीलिए आदित्य अच्छे से आइलैंड की खूबसूरती और अनोखेपन को देख पा रहा था। आदित्य ने कहा, मॉम अच्छा किया आपने मुझे भी अपने साथ यहाँ लाया, वरना मैं तो इस अनबिलीवेबल सीनरी को मिस ही कर जाता। अब मैं रे ब्रो और उस अरब के बच्चे को इस बारे में बताकर बहुत चिढ़ाऊंगा। आदित्य की बात सुनकर बेला हल्का मुस्कुरा दी। अब भी उसके बेटे का बचपना खत्म नहीं हुआ था। बेला ने थोड़ा सोचकर पूछा, अच्छा ये अरब है कहाँ? मैंने सुना तो कई बार था कि वो आइलैंड आने वाला है, पर मुझे एक बार भी दिखा नहीं वो। मुझे क्या, वो तो पलक से भी मिलने नहीं आया। जवाब में आदित्य ने कहा, हाँ वो नहीं आया, एक्चुअली वो आने वाला था। रे ब्रो ने मुझे कहा भी था उसे साथ लेते आऊं, मगर डैड ने मना कर। मामा और बुआ को चोट लगी थी, इसीलिए। वो अरब बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है ना। अगर उसे बुआ और मामा के चोट के बारे में पता चला था तो वो पक्का कुछ उल्टा पुल्टा करने लगता है। इसीलिए डैड ने उसका काम बढ़ावा दिया ताकि वो फ्री होकर यहाँ ना आ सके और उसे बुआ और मामा के जख्मों के बारे में कुछ पता ना चले। मामा से आदित्य का इशारा वंश की तरफ था और बुआ से पलक की तरफ। बेला ने कुछ पल रुक कर पूछा, आदि अरब और वंश का रिलेशनशिप कैसा है? क्या अरब ने वंश को एक्सेप्ट कर लिया? बेला के सवाल पर आदित्य ने मुंह बनाते हुए कहा, उनका रिलेशनशिप आप यकीन नहीं करोगी मॉम, वो कामिना अरब दुनिया के सामने तो राक्षस बने फिरता है, पर मामा के सामने जाते ही दुनिया का सबसे मासूम और आज्ञाकारी बेटा बन जाता है। कभी कभी तो उसका ड्रामा देखकर मेरा मन करता है उसका मुंह तोड़ दूं, कुत्ता। आदित्य के मुंह से अरब के लिए गालियां सुनकर बेला जोर जोर हंसने लगी। उसे लगा था बड़े होने के बाद आदित्य और अरब का रिलेशनशिप सुधार गया होगा, मगर आदित्य ने कंफर्म कर दिया था उनका रिलेशनशिप कुत्ता और बिल्ली जैसा था, वो कभी सुधर नहीं सकता था।
बेला को खुद पर हंसता देख आदित्य मासूमियत से अपना सिर खुजाते हुए इधर उधर देखने लगा। उसे शर्म आ रही थी, क्योंकि उसने अपनी मॉम के सामने ही आरव को गाली देना शुरू कर दिया था। मगर वो बेचारा भी क्या करता, आरव के साथ उसके दिमाग में सिर्फ गाली का ही ख्याल आता था। आपस में बातें करते हुए वक्त कैसे बीता और उनकी चौपर कब महल के फ्रंट यार्ड में लैंड हुई, बेला और आदित्य को पता तक नहीं चला। तन्मय ने जब बेला और आदित्य को बताया तब जाकर आदित्य और बेला चौपर से बाहर आए। उनके चौपर के अगल बगल 2 और चौपर मौजूद थी, जिसके अंदर से बॉडीगार्ड्स चीते के जैसे बाहर आए और महल के चारों तरफ फैल गए। परितोष, गुरु माँ और परितोष की पत्नी स्वरा महल के बाहर ही उनके स्वागत के लिए खड़े थे। आदित्य ने बेला को ओवरकोट पहनने में मदद की, फिर वो दोनों परितोष के गुट की तरफ बढ़ गए। साम्राज्य में कई सारी चीजें पुराने जमाने के शाही परिवार जैसा ही था। उनके स्वागत करने का तरीका भी बेहद भव्य और दिल को छू लेने वाला था। महल के अंदर आने के बाद बेला और आदित्य उनके साथ एक कमरे में काउच पर बैठ गए, जो लग्जरियस मीटिंग रूम जैसा दिखाई पड़ रहा था। तन्मय भी वहीं चुपचाप बेला के बगल में खड़ा था। बेला ने एक सफेद कार्ड परितोष की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सम्राट, पिछली बार मैं ठीक से आपको शुक्रिया नहीं बोल पाई थी। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसे रखिए, यह मेरा रेफरेंस कार्ड है। इस कार्ड से मेरी अथॉरिटी रिप्रेजेंट होती है। बेला की बात सुनते ही आदित्य और तन्मय के माथे पर बल पड़ गया। बेला का रेफरेंस कार्ड दुनिया की सबसे ताकतवर हथियार से भी ज्यादा ताकतवर थी। आधी से ज्यादा दुनिया तो बस उस रेफरेंस कार्ड को देखने भर से सटेट बैक कर लेती थी। जिस इंसान के पास वो रेफरेंस कार्ड होता, अगर कोई उस इंसान को ऑफेंड करता तो इसका सीधा अर्थ निकलता था बेला की अथॉरिटी को चैलेंज करना। भले ही छिपकर अनगिनत लोग बेला रिचर्ड के खिलाफ साजिशें रचते थे, मगर सामने से बेला रिचर्ड को ऑफेंड करना आज भी नर्क का दरवाजा खटखटाने जैसा था। उस रेफरेंस कार्ड की ताकत का कोई अंत नहीं था। कोई आम इंसान भी उस कार्ड का पूरी तरह से यूज करके दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में अपनी जगह बना सकता था। मगर आदित्य और तन्मय को समझ नहीं आ रहा था, बेला परितोष को ये कार्ड क्यों दे रही थी। माना परितोष ने उसकी जान बचाई थी, मगर फिर भी रेफरेंस कार्ड शुक्रिया अदा करने की बहुत बड़ी कीमत थी। ऊपर से अभी की जैसी परिस्थितियां थी, उसमें तो बेला का परितोष को अपना रेफरेंस कार्ड देना उसके हाथ में परमाणु बॉम्ब देने जैसा था। परितोष और गुरु माँ ने पैनी नजरों से उस रेफरेंस कार्ड के देखा, जिसकी अहमियत वो दोनों बहुत अच्छे से जानते थे। परितोष ने हल्का मुस्कुराकर कहा, मैडम रिचर्ड, आप हम में से ही एक हो। आपकी रक्षा करना हमारा दायित्व था। इसके लिए आपको हमें इस तरह शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। परितोष का जवाब सुनकर बेला ने उसे इंसिस्ट करते हुए कहा, सम्राट, मैं आपकी प्रजा नहीं हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे अंदर साम्राज्य ब्लड लाइन है। मैं आपकी प्रजा नहीं बन जाती हूँ। मेरी दुनिया और आपकी दुनिया बहुत अलग है। मैं ना ही कभी इस दुनिया का हिस्सा रही थी और ना ही कभी बनूंगी। इसीलिए आपका ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। अगर आप इस कोर्ट को नहीं लेंगे तो मैं खुद को हमेशा आपका कर्जदार समझती रहूंगी। बेला के बार बार इंसिस्ट करने की वजह से परितोष ने ना चाहते हुए भी अंत में कार्ड ले लिया। आदित्य और तन्मय बस आंखें फाड़े उन दोनों की देख रहे थे। परितोष वह पहला इंसान था जिसने बेला का रेफरेंस कार्ड लेने से मना किया था, और बेला गुस्सा होने के बजाय उसे अपना रेफरेंस कार्ड लेने के लिए बार बार इंसिस्ट कर रही थी। भले ही परितोष साम्राज्य का राजा था, मगर बाहरी दुनिया में फिलहाल उसकी इम्पोर्टेंस चींटी के बराबर ही थी। बेला का रेफरेंस कार्ड उसे एक सुप्रीम पावर देती, मगर इसके बावजूद उसने पहले कार्ड लेने से मना कर दिया। ये बात आदित्य और तन्मय को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था। बेला अपना रेफरेंस कार्ड तो अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को भी नहीं देती थी, मगर यहाँ एक छोटे से आइलैंड का राजा इतना भाव खा रहा था। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद गुरु माँ ने बेला को अपने साथ आने के लिए कहा, तो बेला उठकर उनके साथ उनके कमरे में चली गई। परितोष ने इशारे से एक सर्वेंट को भी गुरु माँ के साथ भेज दिया, ताकि गुरु माँ बेला को वो बातें न बता सके जो वो नहीं चाहता था। हालांकि इस बात का अंदाजा वहां मौजूद किसी भी इंसान को नहीं लगा। आदित्य और तन्मय बाहर ही रह गए थे। स्वरा ने मुस्कुराते हुए आदित्य को पूछा, तो मैडम रिचर्ड आपकी पत्नी है। पति पत्नी से ज्यादा तो आप दोनों एक दूसरे के भाई बहन लगते हो। अगर हमें पता ना होता तो हम आप दोनों को भाई बहन ही समझ लेते। खैर, बड़ी प्यारी जोड़ी है आप दोनों की। स्वरा की बात सुनकर आदित्य और तन्मय को एक साथ जोरदार ठसका लगा और वो दोनों जोर जोर से खांसने लगे।
दुर्भाग्यवश वो दोनों पानी पी रहे थे। खांसने के क्रम में दोनों के मुंह से पानी का फव्वारा निकलकर परितोष के चेहरे पर जा गिरा। आगे क्या होगा जानने के लिए 56 कंटिन्यू। अब तक स्वरा ने मुस्कुराते हुए आदित्य को पूछा, तो मैडम रिचर्ड आपकी पत्नी है? पति पत्नी से ज्यादा तो आप दोनों एक दूसरे के भाई बहन लगते हो। अगर हमें पता ना होता तो हम आप दोनों को भाई बहन ही समझ लेते। खैर, बड़ी प्यारी जोड़ी है आप दोनों की। अब आगे। स्वरा की बात सुनकर आदित्य और तन्मय को एक साथ जोरदार ठसका लगा और वो दोनों जोर जोर से खांसने लगे। दुर्भाग्यवश वो दोनों पानी पी रहे थे। खांसने के क्रम में दोनों के मुंह से पानी का फव्वारा निकलकर सीधा परितोष के चेहरे पर जा गिरा। परितोष, जो अपनी बीवी की बातें सुनकर सदमे में चला गया, अचानक हुए इस गंदे पानी के वार से बच ना पाया और उसका पूरा शरीर गंद से भर गया। उसे अपनी मासूम बीवी को दुनियादारी से इतना भी दूर नहीं रखना चाहिए था। आदित्य और तन्मय ने बड़ी मुश्किल से अपनी खांसी को काबू किया। अगर स्वरा बेला को आदित्य की बहन भी बोलती तो आदित्य और तन्मय इस बात से ज्यादा हैरान नहीं होते, मगर वाइफ, ये कुछ ज्यादा ही हो गया था। अगर उसके बाप को इसके बारे में भनक भी लगी तो वो पक्का आज के बाद उसे अपनी माँ के आसपास भी नहीं भटकने देगा। आखिर बिन सैम और निखिल के साथ भी उसने ऐसा ही किया था। भले ही वह उसका बेटा था, मगर आदित्य अपने बाप को बहुत अच्छे से जानता था। उसके बाप से ज्यादा क्रूर और निर्दयी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं था। उसका बाप कुछ भी कर सकता था। आदित्य ने स्वरा को कोल्डली घूरते हुए कहा, मॉम है वो मेरी, क्या आपको हस्बैंड वाइफ, भाई बहन और माँ बेटे में फर्क समझ नहीं आता है? क्या आप हमेशा इसी तरह बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देती हो? आदित्य की बात सुनकर स्वरा हक्की बक्की रह गई। उसने अविश्वास भरी नजरों से परितोष की तरफ देखा, मानो पूछ रही हो, क्या अभी जो लड़की गुरु माँ के साथ गई है वो बचपन में ही प्रेग्नेंट हो गई थी, 5 साल की उम्र में? परितोष ने जवाब में लाचारी से अपना सिर हिला दिया। उसे तो बोलने के लिए अब कोई शब्द ही नहीं जुट रहे थे। हालांकि उसके सिर की मूवमेंट को स्वरा मान बैठी थी। स्वरा की हैरानी तो अब और ज्यादा बढ़ गई। स्वरा हमेशा बाहरी दुनिया और राजपाट के कामों से दूर रहा करती थी। खासकर 23 साल पहले हुए उस हादसे के बाद से तो परितोष उससे हर तरह की परेशानियों और बातों से दूर रखा करता था। इसीलिए स्वरा को बेला के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पता था। परितोष ने स्वरा के पल पल बदलते एक्सप्रेशंस देखे। वह अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए उसे ज्यादा देर नहीं लगा स्वरा के मन की बात समझते। परितोष ने जल्दी से उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, स्वरा, मैडम रिचर्ड हमें आज से 14 साल पहले मिली थी। उस वक्त उनकी उम्र 32 साल थी। हालांकि उनकी जान उस वक्त खतरे में थी, इसीलिए हमें उन्हें दिव्य निद्रा में भेजना पड़ा। पिछले महीने ही उन्हें होश आया है। परितोष की बात सुनने के बाद स्वरा के दिमाग में एक एक कर सारी कड़ियां जुड़ी और उसे सारा मामला समझ आया। उसे अब थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस होने लगी थी। स्वरा ने कहा, हमें माफ कीजिएगा, हमने आपके पवित्र रिश्ते को लेकर गलत अवधारणाएं बनाई। हम सच में बहुत शर्मिंदा हैं। वैसे तो आदित्य को स्वरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसका विनम्र व्यवहार देखकर उसने बात को आगे ज्यादा नहीं खींचा और बस हल्का सिर हिला दिया। परितोष ने माहौल ठीक करने के इरादे से कहा, हमें नहीं लगता मैडम रिचर्ड और गुरु माँ की बातें इतनी जल्दी खत्म होगी। आप दोनों हमारे साथ चलिए, हम आपको महल की सैर करा देते हैं। परितोष की बात आदित्य और तन्मय को भी सही लगी, इसीलिए उन दोनों ने उसकी बात में हामी भर दी। वैसे भी वहाँ का माहौल अब बड़ा ही ऑकवर्ड हो चुका था। महल की सैर करते करते वो सभी बैकयार्ड में आए, जो सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू से महक रही थी। स्वरा उनके साथ नहीं थी, शायद शर्मिंदगी की वजह से। परितोष पर्सनली आदित्य और तन्मय को वहां की विशेषताओं के बारे में बता रहा था। अचानक वहां किसी के गुर्राने की तेज आवाज गूंजी, जिसमें धरती और स्वर्ग दोनों को हिला देने की ताकत थी। सभी ने आवाज की दिशा में देखा तो उनकी नजर आसमान में उड़ रहे एक बड़े से पक्षी पर गई, जो दूर से ड्रैगन जैसा दिख रहा था, या फिर शायद सच में ड्रैगन ही था। पक्षी सीधा आकार उन लोगों से थोड़ी दूरी पर लैंड हुई। आकार में वह कम से कम 10 मीटर का होगा। तन्मय ने हैरान स्वर में परितोष से पूछा, आपके पास ड्रैगन भी है? जवाब में परितोष ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, हमारे यहाँ यातायात के साधन ये ड्रैगन ही है। परितोष का जवाब सुनकर तन्मय और आदित्य एक साथ उस ड्रैगन को घूरने लगे। ना जाने वो दोनों किस दुनिया में आ गए थे। ये दुनिया उनकी दुनिया से बहुत अलग थी। ड्रैगन के ऊपर से एक लड़का कूदकर नीचे आया, जिसकी उम्र तकरीबन 12-13 साल की थी, मगर इस उम्र में ही उस लड़के आसपास एक मजबूत औरा था।
दूर से ही उसका सुंदर चेहरा ऐसे चमक रहा था मानो वो रियासत का राजकुमार हो। हालांकि फिलहाल उसके कपड़े किसी पुराने जमाने के शाही लड़ाकू जैसे दिख रहे थे। जो परितोष थोड़ी देर पहले तक मुस्कुरा रहा था, उस लड़के को देखते ही मुस्कान उसके चेहरे से गायब हो गई और शिकन की लकीरें ने उसके माथे को ढक दिया। परितोष ने तुरंत आदित्य और तन्मय को देखा, जो बड़े ध्यान से उस लड़के की हर मूवमेंट को देख रहे थे। भले ही उन दोनों ने पहले कभी ड्रैगन नहीं देखा था, मगर फिर भी उन दोनों ने अपनी जिंदगी में अब इतना कुछ चौंकाने वाला देख लिया था कि अब कोई भी चीज उन्हें ज्यादा चौंका नहीं पाती थी। लड़के ने अपने पालतू ड्रैगन का सिर सहलाते हुए कहा, रिबन, तुम अब वापस जंगल जाओ। जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी तब हम तुम्हें खुद यहाँ बुला लेंगे। फिलहाल जाओ और अपने दोस्तों के साथ खेलो। जवाब में ड्रैगन ने लड़के के कपड़े में अपना चेहरा हल्का रब किया, मानो वो अपने मालिक के निर्णय से खुश हो। फिर वो एक तेज गुर्राहट के साथ आसमान में उड़ा गया और पलक झपकते ही सबके नजरों से ओझल हो गया। लड़के की नजर अब जाकर वहां मौजूद लोगों पर गई। हालांकि सबको देखने के बाद भी लड़के के शांत भाव में खास बदलाव नहीं आया। लड़के ने सीधा परितोष से पूछा, पापा, आप इस वक्त यहाँ क्या रहे हो? और ये लोग कौन है? जवाब में परितोष ने अपनी घबराहट दबाते हुए मुस्कुरा कर कहा, हम यूं ही महामानों को महल की सैर करा रहे थे, मगर आप तो बड़ी जल्दी वापस आ गए। समय हमें तो लगा था आपको रिबन को मानने में वक्त लगेगा, मगर आपने तो इतनी जल्दी उसे अपना पालतू भी बना लिया। बहुत खूब, हमें आपसे यही उम्मीद थी। समय परितोष और स्वरा का बेटा था। आज वो बिट्स माउंटेन गया था ड्रैगन को पालतू बनाने। हालांकि परितोष के पास ड्रैगन की कमी नहीं थी, मगर समय को खुद अपना नाम बनाना था। इसीलिए युवराज होने बावजूद वो साम्राज्य के आम बच्चों की तरह ही जिंदगी जीना पसंद करता था। समय अपनी तारीफ सुनने के बाद भी ऐसे मुस्कुरा दिया, मानो उसके लिए ऐसी छोटी मोटी उपलब्धियों का कोई मोल ही ना हो। परितोष ने समय को आदित्य और तन्मय से मिलवाते हुए कहा, समय, इनसे मिलिए। ये है लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य कपूर और ये है मिस्टर तन्मय सेठी, रॉकवेव की सेक्टर आर्मी के हेड। समय ने आदित्य और तन्मय को बड़े ध्यान से देखा और कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हमें भी, तन्मय ने भी जवाब में कहा, मगर आदित्य ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो तो ना जाने क्यों समय को घूर घूर कर देखे जा रहा था। परितोष ने कहा, समय, स्वरा कमरे में है, जाए उनसे मिल लीजिए, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है वो आपका। अपनी माँ का जिक्र सुनते ही समय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर वो हाँ में सिर हिलाकर स्वरा से मिलने के लिए चला गया। रास्ते में अचानक समय किसी से टकरा गया, मगर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया और सामने देखा, जहां एक लड़की खड़ी थी। समय ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी खूबसूरत राजकुमारियां को देखा था। उसकी माँ खुद इस उम्र में किसी परी की तरह दिखती थी, मगर आज उसके सामने जो लड़की खड़ी थी, उससे ज्यादा सुंदर इंसान उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लड़की थोड़ी परेशान और बेचैन दिख रही थी। समय पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए लड़की उसे सॉरी बोलकर तेज कदमों के साथ वहां से चली गई। समय बस उसकी जाती हुई पीठ को देखता रह गया। आज से पहले उसने इस लड़की को महल में कभी नहीं देखा था। थोड़ी ही देर में लड़की समय के आंखों के सामने से ओझल हो गई। समय ने एक नौकर को रोककर पूछा, वो लड़की कौन थी जो अभी अभी यहाँ से गई? जवाब में नौकर ने बड़े ही अदब के साथ कहा, वो सम्राट की मेहमान थी युवराज, बेला रिचर्ड नाम है उनका। अच्छा, तो वो बेला रिचर्ड है? समय धीरे से बुदबुदाया। पिछले महीने से समय अनगिनत बार बेला रिचर्ड का नाम सुन चुका था। थोड़ी क्यूरियोसिटी भी हो गई थी उसे बेला रिचर्ड को लेकर। बेला सीधा गार्डन एरिया में आई। अब उसके चेहरे पर शांति वापस लौट आई थी। नौकर ने उसे पहले ही आदित्य और तन्मय की लोकेशन बता दी थी। बेला ने तन्मय को कहा, चॉपर रेडी करो, हम वापस चल रहे हैं। बेला की बात सुनते ही परितोष ने कहा, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो हमने ठीक से आप लोगों की खातिरदारी भी नहीं की है। जवाब में बेला ने मुस्कुराकर कहा, सम्राट, मुझे एक जरूरी काम है, इसीलिए हमें फिलहाल निकालना होगा। आपने जो अब तक हमारे लिए किया वो ही बहुत है। बेला को अचानक वापस जाने के लिए इतना बेसब्र होता देख परितोष को ही नहीं बल्कि आदित्य और तन्मय को भी थोड़ा अजीब लगने लगा था। आदित्य ने बेला से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, तभी अचानक एक तेज धमाके की आवाज हुई। सभी ने आवाज की दिशा में देखा तो उनकी नजर आइलैंड के ईस्ट साइड में गई, जहां से तेज आग की लपटें उठ रही थी। वो आग की लपटें इतनी भयानक और विकराल थी कि उनकी लौ बदलों तक को छू रही थी। उत्तराखंड।
जंगल की गहराइयों में स्थित भव्य सिंघा पैलेस के बाहर काली गाड़ियों का काफिला आकार रुका। अनगिनत बॉडीगार्ड्स के बाद सेंटर में मौजूद रोल्स रॉयस की पैसेंजर सीट से एक लंबा चौड़ा लड़का बाहर आया, जिसने काला सूट पहन रखा था। लड़के की आंखों में गहरी कठोरता और सख्ती नजर आ रही थी, ठीक किसी क्रूर सेनापति की तरह। लड़के ने कार का बैक डोर ओपन किया तो एक जोड़ी सुंदर और पतली टांगों के साथ एक लड़की कार से बाहर आई, जो सफेद नी लेंथ ड्रेस में स्वर्ग से उतरी किसी मासूम देवी की तरह दिख रही थी। त्वचा उसकी गुलाब सी कोमल और दूध सी गोरी थी। लड़की ने अपना सुंदर चेहरा धीरे से दाएं बाएं घुमाया। उसकी हर मूवमेंट मंत्रमुग्ध कर देने वाली स्लो डांस स्टेप की तरह दिखाई दे रही थी। लड़की ने धीरे से एक व्हाइट केन बाहर निकाला और उसे एनफोल्ड किया। फिर वो व्हाइट केन के सहारे पैलेस के अंदर जाने लगी। शायद वो देख नहीं सकती थी, लड़का भी उसके बगल में ही चल रहा था। शायद वह लड़की का गार्ड था। पैलेस के बाहर खड़ी कुछ अनजान गाड़ियों को देखते ही लड़के ने धीमे स्वर में लड़की को कहा, मैडम, पैलेस के बाहर कुछ अनजान गाड़ियां खड़ी है, शायद कोई यहाँ आया है। लड़की यह सुनते ही बीच में रुक गई। उसने थोड़ा सोचा और फिर कहा, सिद्धार्थ, बेहतर होगा हम अंदर जाने से पहले जान ले यहाँ कौन आया है। अपनी मैडम की इच्छा सुनते ही सिद्धार्थ ने एक नौकर को रोककर पूछा, सुनो, कोई गेस्ट आया है क्या? जवाब में नौकर ने सिर झुका कर कहा, यस सर, कपूर फैमिली का बड़ा बेटा आया है, रेयांश कपूर, किसी पूजा का इनविटेशन देने। रेयांश कपूर कार्तिक कपूर का बड़ा बेटा? हाँ वही, सर्वेंट ने जवाब में कहा, जिसे सुनकर सिद्धार्थ की आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।